नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उसको कंप्लीट पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो डीपीएसपी होता है ये राज्य के लिए सकारात्मक होता है, क्योंकि राज्य को दिशा निर्देश देता है पर राज्य पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं सौंपता है। यानी कि अगर राज्य डीपीएसपी लागू करने में समर्थ नहीं है तो इसको लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। फिर हमने देखा कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। इन सब डीपीएसपी को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो गांधीवादी विचारों से, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। दूसरा, जो उदारवादी विचारों से प्रभावित है। और तीसरा, जो समाजवादी विचारों से प्रभावित है। 3 कैटेगरी में डीपीएसपी को बांटा जा सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या अंतर है। तो सबसे मुख्य अंतर तो यही है कि जो डीपीएसपी होता है ये राज्य के लिए सकारात्मक है और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यानी कि न्यायालय आदेश जारी करके राज्य को ये नहीं कह सकता है कि आप डीपीएसपी को लागू ही करें। पर जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की सवाल है तो फंडामेंटल राइट्स राज्य के लिए नकारात्मक होता है, क्योंकि राज्य को एक सीमा बताता है कि राज्य अपने सीमा में रह करके ही कोई कानून बना सकते हैं और उस कानून को लागू कर सकते हैं। अगर राज्य कोई ऐसे कानून बनाते हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होता है, या राज्य कोई ऐसे कानून को लागू करते हैं जिसके वजह से फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होता है, तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। और जब न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा तो उस समय राज्य के विरुद्ध में जो हमारे न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश जारी कर सकता है कि राज्य फंडामेंटल राइट्स को लागू कराएं। दूसरी चीज, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श के रूप में देखा जाता है। पर जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की सवाल है, मौलिक अधिकार का सवाल है, तो मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक लोकतंत्र में, खास करके जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसके आदर्श के रूप में देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में है, ये क्या है। और भारतीय संविधान में, चूंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं था, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में जो हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जो ये मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है। और इसमें केवल और केवल एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51 क्लॉज A। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का जो संबंध है वो डीपीएसपी से है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। पर जो आर्टिकल 51 का क्लॉज A है, जो बाद में जोड़ा गया था, ये जो भाग 4A और आर्टिकल 51 का क्लॉज A है, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1974 में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में जोड़ा गया। किसको? मूल कर्तव्य को। यानी कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में हिस्सा नहीं था, हमारे संविधान, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको बाद के वर्षों में जोड़ा गया। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स किसको देता है? फंडामेंटल राइट्स नागरिक को अधिकार देता है। नागरिक को अधिकार देता है फंडामेंटल राइट्स। वहीं पे जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये राज्य को दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देश देता है, ताकि भारत एक वेलफेयर स्टेट बन सके। नहीं तो फंडामेंटल राइट्स नागरिक को अधिकार देता है, वही डीपीएसपी राज्य को दिशा निर्देश देता है कि राज्य
अपने योजनाओं का, अपने कार्यों का संचालन इस तरीके से करे ताकि लोगों की अधिक से अधिक भलाई हो सके। पर जब किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है और उनके लिए राज्य काम कर रहा है, तो व्यक्ति की कर्तव्य भी बननी चाहिए कि वो जिस देश में रहता है उस देश के लिए उनका कर्तव्य बनता है, जिस समाज में वो रहता है उस समाज के लिए उसका कर्तव्य बनता है। इसी चीज के लिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया था। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसमें कुल जो संख्या था मूल कर्तव्य का वो 10 था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, 1976 में हुआ, 1976 में हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51 क्लॉज ए। और आर्टिकल 51 क्लॉज ए में 10 मूल कर्तव्य की एक सूची बनाई गई जिसका पालन नागरिक को करना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो किसी तरह की सजा की प्रावधान नहीं किया गया है, पर राज्य ये अपेक्षा करता है कि इस देश के में रहने वाले लोग जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करें। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स अधिकार देता है और डीपीएसपी राज्य को ये दिशा निर्देश देता है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करे, तो जब आपको अधिकार मिलता है और राज्य आपके लिए, आपके उत्थान के लिए काम करता है, तो देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। और उसी जिम्मेदारी को पालन करने के लिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। हालांकि एक चीज ध्यान में रखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को जोड़ा गया था, पर जो 42वां संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ था उनमें से एक चीज ये हुआ था कि भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक आर्टिकल, जो आर्टिकल 51 पहले से ही था उसमें एक भाग जोड़ा गया, आर्टिकल 51 क्लॉज ए। और इसके द्वारा मूल कर्तव्य की बात किया गया किसमें? भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन ने हमारे संविधान में कई तरह के परिवर्तन किए। इसी कारण से जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो वर्तमान में, हालांकि वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है, मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। एक मूल कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। और ये 11वां मूल कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा देना उसके माता पिता की जिम्मेदारी बनता है, या उनके जो अभिभावक है उनके जिम्मेदारी बनता है। और उनके अभिभावक की ये मूल कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर उसके बच्चे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए ऐसे प्रयास करें ताकि उनको शिक्षा मिल सके। अब देखिए, जो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य में सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स नागरिकों का अधिकार है, और अगर फंडामेंटल राइट्स राज्य के द्वारा छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करके व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लागू कर सकता है। पर जो डीपीएसपी था, डीपीएसपी में क्या व्यवस्था था कि अगर डीपीएसपी राज्य लागू नहीं करता है तो इस चीज को लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। पर फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या होता है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी के केस में अगर नागरिक फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है, नागरिक नहीं मानता है तो सजा का प्रावधान नहीं है, सजा का प्रावधान नहीं।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी में जो बात कही गई है उस बात को नहीं मानता है तो व्यक्ति को किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। पर अगर फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है तो इस स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका के पास जा सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है और न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकता है उसके फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, रीट जारी करने के लिए। पर डीपी ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें ऐसी किसी तरह की प्रावधान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई किया जाएगा या किसी तरह की सजा का प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटी के मामले में नहीं दिया गया है। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं देखा गया है। हमने मौलिक अधिकार की जब बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो ये हमने अमेरिका के संविधान में देखा कि सबसे पहले अमेरिका के संविधान में ही फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई थी। जब बात हुई डीपीएसपी की यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो हमने देखा कि आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी की चर्चा किया गया था। हालांकि आयरलैंड के संविधान से पहले स्पेन के संविधान ने डीपीएसपी को अपनाया था। पर फंडामेंटल ड्यूटी की जब बात आती है, जब मूल कर्तव्य की बात आती है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं देखा गया था। हालांकि जापान का जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक देश जब हम कहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में जो जापान का संविधान है, जापान के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी, जापान के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी की व्यवस्था किया गया है। बाकी किसी भी लोकतांत्रिक देश में फंडामेंटल ड्यूटी की व्यवस्था नहीं किया गया है। ज्यादातर जो समाजवादी देश रहा है, जो समाजवादी देश रहा है, चाहे वो यूएसएसआर हो या फिर और कई तरह के जो देश हैं जहाँ पे समाजवादी तरीके से या साम्यवादी देश जो रहा है, कम्युनिस्ट कंट्री जो रहा है, वहाँ के नागरिकों को मूल कर्तव्य को मानने के लिए उनके संविधान में ऐसा चीज देखा गया कि मूल कर्तव्य वहाँ के नागरिकों को मानना जरूरी था। पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल कर्तव्य के विषय में चर्चा नहीं के बराबर मिलता है। चाहे हम अमेरिका के संविधान को देखें या ब्रिटेन के संविधान को देखें या कनाडा के संविधान को देखें, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं देखने को मिलता है। पर जापान के संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया था, पर बाद में भारतीय संविधान में भी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिक को अधिकार देता है तो अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं, अगर हम उस देश के समाज को, उस देश के इतिहास को, परंपरा को, संस्कृति को अपने कामों के द्वारा ऐसे बना करके रखे ताकि देश में एकता रह सके, देश की अखंडता बनी रह सके, देश के अंदर जो विविधता है वो विविधता बनी रह सके। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो ये जरूरी है कि उनको कर्तव्य भी मिलना चाहिए। नहीं तो बिना कर्तव्य के अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो ये मनमाने तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, वो अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। और भारत चूंकि विविधताओं का देश है, इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कुछ अधिकार मिला हुआ है तो आप अपने कर्तव्य को भी समझें। और फंडामेंटल ड्यूटी की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में किया गया है, इन्हीं चीजों को लेकर के किया गया है। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में जो वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है। हालांकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था, उसमें केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आर्टिकल 51 क्लॉज ए के द्वारा। पर वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो अब देखते हैं मूल कर्तव्यों की सूची। मूल कर्तव्यों की सूची। अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। और
इनमें किस तरह की बातें किया गया है। जो पहला मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि हर एक नागरिक की ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो संविधान का पालन करे और जो संवैधानिक संस्था है जैसे कि हमारे संसद है, हमारे न्यायपालिका है या हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय है उन सब चीज़ों का सम्मान करना, उन सब चीज़ों को आदर करना, ये उस देश के नागरिक के कर्तव्य होना चाहिए। तो पहला जो डीपीएसपी है उसमें यही कहा गया है कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, जो हमारे न्यायपालिका है, जो हमारे संसद है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें। जो दूसरा मूल कर्तव्य है वो किस चीज में है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श का सम्मान करें, आदर्श का सम्मान करें। देखिए, जो हमारे आज़ादी की आंदोलन था, इस आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में गुजार दिया कि इस देश को आज़ादी मिले ब्रिटिश शासन से, और इस देश को जब आज़ादी मिलेगा तो यहाँ के नागरिकों को अधिकार मिलेगा, यहाँ के नागरिक अपने देश में सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति की ये जरूरी होता है कि जो आदर्श, जो सपना उन महापुरुषों ने देखा था आज़ादी के दौरान, उनके आदर्शों का पालन हमें आज भी करना चाहिए। इस देश को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, ये इस देश के नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमारे काम से हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, हमारे देश में एकता बनी रहे और हमारे देश की अखंडता भी बनी रहे। जो संप्रभुता होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसे स्थिति में उस देश को हम कह सकते हैं कि वो देश एक संप्रभु राष्ट्र है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने काम को इस तरीके से करें, अपने देश के लिए ऐसे काम करें ताकि कोई बाहरी देश हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सके, हमारी संप्रभुता बनी रह सके। दूसरा चीज ये है कि हमारी एकता बनी रह सके। एकता बहुत जरूरी है हमारे देश में बने रहना, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। सांस्कृतिक विविधता हम देखते हैं, जाति के आधार पर विविधता है, धर्म के आधार पर विविधता है, और इतनी विविध देशों को अगर एकता के सूत्र में बांध के रखना है तो ये जरूरी है कि नागरिकों को कुछ कर्तव्य होना चाहिए ताकि वो दूसरे के जो परंपरा है, दूसरे के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, उस विभिन्नता को स्वीकार करें और इस देश में एकता बना करके रखें। अखंडता का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो राज्य है, इस राज्य को इस देश से अलग होने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करे ताकि भारत के कोई हिस्से इससे अलग होने का प्रयास करे। ये भी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। जो चौथा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि जब भी राष्ट्र के द्वारा देश की रक्षा करने का आह्वान किया जाएगा तो व्यक्ति को आगे आना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें।
राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर नागरिकों से ये आह्वान किया जाता है, नागरिकों से ये कहा जाता है कि देश को जरूरी है उनके सेवाओं का, उनके कार्यों का, तो ऐसे स्थिति में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सेवा के लिए आगे आएं, अपने देश को अपने सेवा से, अपने कामों से आगे बढ़ाएं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अनिवार्य सैनिक सेवा लागू है, यानी कि वहाँ के नागरिकों को अपने जीवन के कुछ हिस्से सेना के रूप में गुजारना पड़ता है और देश की रक्षा के लिए काम करना पड़ता है। पर भारत में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि जब किसी विशेष परिस्थिति में जरूरी हो देश की रक्षा करने के लिए या देश की सेवा करने के लिए, तो उस समय हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने कामों से, अपने कार्यों से देश की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें और देश की संप्रभुता को, देश की एकता को बनाए रखें। जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है उसमें यही कहा गया है कि भारत चूंकि विविधताओं का देश है और इस विविधता के देश में समरसता बना करके रखें, समरसता बनाकर रखें। भारत चूंकि विविधताओं का देश है और इस विविधता के देश में समरसता बना करके रखे, एकता बना करके रखे, ये भी क्या है, ये भी इंसान की, ये भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि देश की गौरवशाली संस्कृति, देश की गौरवशाली संस्कृति एवं परंपराओं का रक्षा करें। एवं परंपराओं का रक्षा करें। ये भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य बनता है कि देश की जो गौरवशाली संस्कृति है, भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है और हमारी संस्कृति बहुत तरीके से विविध है। इस विविध संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस परंपरा को बचाए रखने के लिए नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने कामों से इस तरीके का प्रयास करे ताकि हमारे देश की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, ये सांस्कृतिक धरोहर बची रह सके, हमारे देश में ये विविधता बनी रह सके। जो सातवां मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो सातवां मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो सातवां मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे पुराने सोच के तरीके पर आधारित नहीं होना चाहिए। वो रूढ़िवादी सोच जो होता है, रूढ़िवादी परंपरा जो होता है, जो अंधविश्वासों पे आधारित है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना चाहिए, घटनाओं को समझना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार देश में होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए, नागरिकों में होना चाहिए और जो अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। और ये नागरिक का क्या है, ये नागरिक का मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, वो जो पुरानी अंधविश्वास वाली सोच है या रूढ़िवादी विचार है उनको खत्म करने का प्रयास करे। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहे।
एवं हिंसा से दूर है। यानी कि नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को बचाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी चीज को लेकर के देश में आंदोलन होता है या सरकार की नीतियों से या किसी और चीजों के कारण हिंसा भड़कती है, तो उस समय सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको जलाया जाता है, इससे देश को ही नुकसान होता है। तो हर एक नागरिक की ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो सरकार की नीतियों से या सरकार के बातों से असहमत है, तो लोकतंत्र में असहमति दायर करने की, असहमति जाहिर करने की हर एक नागरिक को अधिकार है, पर वो अपने अधिकार का जब प्रयोग करे तो वो इस चीज को ध्यान में रखे कि इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे, इस दौरान हिंसा ना हो, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हिंसा करना किसी भी आधुनिक समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसलिए नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन चीजों को ध्यान में रख करके अपने काम को करे, जो भी वो कुछ करना चाहता है। जो नमा मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि वन्य जीव एवं पर्यावरण की रक्षा करें। आर्टिकल 9 वन्य जीव एवं पर्यावरण की रक्षा करें। जो नागरिक है, नागरिक का ये मूल कर्तव्य बनता है कि वो वन्य जीव एवं जो पर्यावरण है उनका रक्षा करे, क्योंकि पर्यावरण किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है और उनका रक्षा करना नागरिकों के मूल कर्तव्य होता है, फंडामेंटल ड्यूटी बनता है। इसलिए नागरिक वन जीव की रक्षा करे और पर्यावरण की रक्षा करे, ताकि जो धरती पर जीवन है वो जीवन सही तरीके से चल सके। जो 10वां मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 9 नहीं होगा, ये 9वां मौलिक कर्तव्य था। और जो 10वां मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति सामूहिक भलाई के लिए काम करे, सामूहिक भलाई के लिए काम करे। ये भी किसी व्यक्ति का कौन सा कर्तव्य है? ये भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि सामूहिक भलाई के लिए काम करे, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करे, ये भी देखे कि उनके काम से देश को, समाज को किस तरीके से फायदा हो सकता है। व्यक्ति को इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा नहीं जोड़ा गया था, बल्कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा दिलाना, शिक्षा दिलाना, शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना बच्चे के माता पिता एवं उसके अभिभावक की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी होगा। यानी कि 6 वर्ष से लेकर के जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना उनके जो अभिभावक है या उनके जो माता पिता है उनका जिम्मेदारी होगा। शुरू में जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देना था, ये DPSP का हिस्सा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था। पर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देना राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया और इसको आर्टिकल 21 क्लॉज E के द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और जब फंडामेंटल राइट्स बन गया शिक्षा
देना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। तो अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराना ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य था जो भारतीय संविधान में वर्तमान में है। हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इनको 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो इस भाग में इतना ही। जो हमारा अगला भाग होगा वो यूनियन के विषय में होगा, संघ के विषय में होगा, जिसमें हम संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।